हमारा आज का टॉपिक है सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इससे पहले हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि लेट यहाँ पे है H बी ए सब ग्रुप ऑफ G एंड N इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन H ओवर H इंटरसेक्शन N इज आइसोमॉर्फिक टू HN ओवर N। तो यहाँ पे G एक ग्रुप है, H इसका सब ग्रुप है और N इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अगर किसी ग्रुप का हम एक सब ग्रुप ले लें, उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लें, तो सब ग्रुप का सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप के इंटरसेक्शन के साथ जो कोशेंट ग्रुप बनेगा वो आइसोमॉर्फिक होगा एच एन और एन के कोशेंट ग्रुप के साथ। यहाँ पे एच एन का जो सेट है, बेसिकली एच एन का जो सेट है वो एच और एन के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन का सेट है, और इसका एन के साथ जो फ्रैक्शन बन रहा है ये बेसिकली कोशेंट ग्रुप है। इसी तरह यहाँ पे एच और एन का इंटरसेक्शन है, यानी सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन, और इसी तरह एच का फिर इसके साथ जो फ्रैक्शन है ये बेसिकली कोशेंट ग्रुप है। इन दोनों ये यानी ये ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है। इसी तरह ये एक ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है। बल्कि ये जो n है यहाँ पे एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप है, और यहाँ पे एच इंटरसेक्शन n जो है वो h का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये भी एक छोटे छोटे से कुछ रिजल्ट्स हैं कि h इंटरसेक्शन n h का सब नॉर्मल सब ग्रुप और n जो है वो एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप। क्योंकि अगर ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स ना हो, यानी ये इसका अगर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो तो फिर ये कोशेंट ग्रुप ही नहीं बनता। इसी तरह एच एन का अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप ना हो तो फिर ये कोशेंट ग्रुप नहीं बनता। तो अगर ये कोशेंट ग्रुप्स बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एच इंटरसेक्शन एन एच का नॉर्मल सब ग्रुप और एन जो है वो एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप है। इसको भी हम सेपरेट एक रिजल्ट के तौर पे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर के अंदर ये प्रूफ हमारा टारगेट नहीं है। तो हमारा टारगेट बेसिकली ये सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का ये मेन रिजल्ट है कि H का H इंटरसेक्शन N के साथ जो कोशेंट ग्रुप बन रहा है वो आइसोमॉर्फिक होगा एच एन का N के साथ जो कोशेंट ग्रुप बन रहा है इसके साथ। तो इन दोनों के दरमियान हमने एक आइसोमॉर्फिज्म साबित करना है, या हमने साबित करना है कि ये कोशेंट ग्रुप और ये कोशेंट ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, यानी दोनों के दरमियान एक मैप ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो इसके प्रूफ के लिए हमने एक मैप डिफाइन किया है, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान हमने डायरेक्ट मैप डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का भी इस्तेमाल करें और इसके थ्रू हम इन दोनों को आइसोमॉर्फिक साबित करें। इसलिए हमने जो मैप डिफाइन किया है ये सिर्फ H और एच एन और एन जो कोशेंट ग्रुप है इन दोनों के दरमियान एक मैप डिफाइन किया। यहाँ पे H इंटरसेक्शन N के साथ H का जो कोशेंट ग्रुप बन रहा है उसका इस सेट के साथ हमने मैप डिफाइन, इन दोनों के दरमियान मैप डिफाइन नहीं किया, क्योंकि एक डायरेक्ट तरीका हो सकता था कि हम इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट एक मैप डिफाइन करें और जो है उसी को हम आइसोमॉर्फिज्म साबित करें, जिस तरह की हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में किया। लेकिन चूंकि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट मैप डिफाइन करना एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, क्योंकि इस कोशेंट ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का होगा, तो उसको डील करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हमने एक सिंपल सा मैप डिफाइन किया जिसमें हमने इसका जो न्यूमरेटर ग्रुप है H, जो कि G का सब ग्रुप है, उसका और एच एन ओवर एन के दरमियान हमने एक मैप डिफाइन किया। और मैप का मतलब वो डोमेन सेट में से इनपुट लेगा और को डोमेन में से ये आउटपुट हमें देगा। तो डोमेन के अंदर तो हमारे पास H है सब ग्रुप, उसका एलिमेंट इनपुट लेगा जिसको हमने स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है। तो फाई ऑफ H होगा, यानी H इनपुट ले रहा है ये मैप फाई, और हमें आउटपुट क्या देगा, हमें आउटपुट देगा एच एन ओवर एन का एलिमेंट। तो यहाँ पे ये देखना है कि एच एन ओवर एन का एलिमेंट होगा किस टाइप का। तो ये समझने के लिए हम जो कोशेंट ग्रुप का लेक्चर है उसको हम वहाँ से हम गाइड ले सकते हैं। वहाँ पे हमने एक कोशेंट ग्रुप डिफाइन किया था G ओवर H, और हमने कहा था ये बेसिकली एक सेट होगा डिस्टिंक्ट कोसेट्स का, जो कि इस टाइप के होंगे, जहाँ पे जो एलिमेंट जो जनरेटिंग एलिमेंट होगा वो आएगा ग्रुप G में से, यानी इस कोशेंट ग्रुप के न्यूमरेटर में से जनरेटिंग एलिमेंट आएगा, और उस एलिमेंट का डिनोमिनेटर के साथ जो कोसेट बनेगा उस तरह के कोसेट्स का जो सेट होगा उसको हम कहते हैं कोशेंट सेट। और उसके ऊपर हम एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, और ये ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं AH इंटू BH इज इक्वल टू AB इंटू H, और ये सेट
इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप बनाता है जिसको हम कोशेंट ग्रुप कहते हैं। तो जहां कहीं पे भी हमारे पास दो ग्रुप्स फ्रैक्शन में आए तो हमने ये देखना है कि उसके अंदर वो बेसिकली कोसेट्स के एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोसेट्स का एक सेट है या उसके एलिमेंट्स जो है वो कोसेट्स होंगे। और वो किस टाइप के होंगे कि ऐसे कोसेट्स जिसका जनरेटिंग एलिमेंट न्यूमरेटर में से होगा और वो डिनोमिनेटर के साथ मिलके कोसेट बनाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो न्यूमरेटर है हमारे पास g की जगह न्यूमरेटर का सेट hn है और hn बेसिकली हमारे पास क्या है, hn बेसिकली एक सेट है जिसके अंदर h और n के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस हैं, जिसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल h इंटू स्मॉल n सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू h एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू n। तो ये hn जो है बेसिकली इस तरह का सेट है जिसमें h और n के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस हैं। तो और इसी तरह n जाहिर है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अब hn ओवर n ये बिल्कुल वही सिचुएशन है, एक कोशेंट ग्रुप है, एक फ्रैक्शन हम कहते हैं इसको। तो ये बेसिकली एक कोशेंट ग्रुप है तो जिसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो कोसेट्स होंगे, जिसका जनरेटिंग एलिमेंट hn में से होगा, यानी इस टाइप का एलिमेंट जनरेटर होगा जिसको हम लिख सकते हैं hn। ये हमारा जनरेटर होगा जो कि डिनोमिनेटर के साथ मिलकर कोसेट जनरेट करेगा n। तो इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे hn ओवर n के अंदर। तो जाहिर है ये मैप h में से एलिमेंट इनपुट ले रहा है और hn ओवर n का एक एलिमेंट हमें आउटपुट दे रहा है, यानी इस टाइप का एलिमेंट हमें आउटपुट देगा। यही हमने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमने जो कोसेट्स की प्रॉपर्टीज हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि hn जो इंटू n था इसको मैंने h इंटू n टाइम्स n लिखा है और ये मैंने लिखा है कि hn इंटू n के बराबर होगा। उसकी वजह यह है कि जो स्मॉल n है बेसिकली वो n का एलिमेंट है, ये जो कैपिटल N नॉर्मल सब ग्रुप है इसका एलिमेंट है। और हमने कोसेट के अंदर एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि अगर ए सब ग्रुप से बिलोंग करे तो उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो कोसेट होगा वो सब ग्रुप के ही बराबर होगा। तो इसी तरह यहाँ पे अगर स्मॉल n अगर n का मेंबर है तो इस स्मॉल n के साथ जो n का कोसेट बनेगा वो भी बेसिकली n के ही बराबर होगा। तो इस n इंटू n को मैंने n लिख दिया है और h को हमने एज इट इज लिखा है। तो ये वो मैप है जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं क्योंकि इसको हम बाद में यूज भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि इस मैप को फाई को हम होमोमॉर्फिज्म साबित करें, लेकिन चूंकि ये मैप हमने खुद से डिफाइन किया है इसलिए हमें ये बताना होगा कि एक वैलिड मैप है और वैलिड मैप की जो वैलिडिटी है वो हम टेस्ट करते हैं कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। और वेल डिफाइंडनेस की डेफिनेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले कई लेक्चर्स में हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि किसी भी मैप को हमने वेल डिफाइंड अगर शो करना हो तो दो इनपुट्स को हम इक्वल लेंगे, सपोज करेंगे और साबित करेंगे कि उनके इमेजेस भी सेम हैं। तो इसीलिए हमने दो इनपुट्स इक्वल लिए हैं। जाहिर है इनपुट्स चूंकि h में से आने हैं तो h के दो एलिमेंट्स को हमें इक्वल लेना होगा, क्योंकि इनपुट हमारे पास h में से आ रहा है। तो h के दो एलिमेंट्स को मैंने इक्वल ले लिया है। लेट h1 इज इक्वल टू h2, h1 h2 दोनों h के एलिमेंट्स हैं। तो फिर अगर ये दो एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो दोनों तरफ अगर हम n ऑपरेट कर लें तो फिर भी ये सेम होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स सेम हैं तो उनसे जनरेट होने वाले कोसेट्स भी सेम होंगे। तो अगर h1 h2 के बराबर है तो h1n फिर h2n के बराबर होना चाहिए। और अगर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 देखें तो फाई ऑफ h जो है वो hn के बराबर है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि h जो इनपुट जा रहा है उसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, उस एलिमेंट उस इनपुट से जनरेट होने वाला कोसेट, यानी उस इनपुट का n के साथ जनरेट होने वाला कोसेट। तो इसी तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास h1n है तो ये देखें hn फाई ऑफ h के इक्वल है। तो h1n फाई ऑफ h1 के बराबर होगा और h2n फाई ऑफ h2 के बराबर होगा, क्योंकि स्मॉल h इंटू n जो है वो फाई ऑफ स्मॉल h के बराबर है। तो अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो यहाँ पे h की जगह h1 है और यहाँ पे h की जगह h2 है। तो हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं और हमने ये साबित कर दिया कि अगर दो इनपुट्स इक्वल हैं तो उसका कंक्लूजन ये है कि उन दोनों के इमेजेस भी इक्वल है। तो यही क्राइटेरिया है वेल डिफाइन होने के लिए। तो हमने कंक्लूड कर दिया कि फाई इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि दो हमने इनपुट्स इक्वल लिए थे, हमने साबित कर दिया कि उनके इमेजेस भी इक्वल हैं। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम इसको होमोमॉर्फिज्म साबित करें।
तो होमोमॉर्फिज्म के लिए सिंपल डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म की कि फाई ऑफ एक्स वाई जो है वो बराबर होना चाहिए फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई, जिसको हम ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी कहते हैं, कि यानी दो इनपुट्स के कॉम्पोजिशन का इमेज उनके इमेजेस के कॉम्पोजिशन के बराबर होना चाहिए। तो जाहिर इसीलिए हमने दो इनपुट्स, चूंकि इनपुट्स हमारे पास H में से आ रहे हैं, तो H के दो एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन का हमने इमेज लिया है और अब हमने साबित करना है कि इन दोनों के कॉम्पोजिशन का इमेज इसके इन दोनों के इंडिविजुअल इमेजेस के कॉम्पोजिशन के बराबर है। और ये हमने जो डेफिनेशन 1 है इसके इस्तेमाल से ही करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 के मुताबिक फाई ऑफ H1 H2 किसके बराबर होगा। ये देखें, जो भी इनपुट जा रहा है इस मैप पे, इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, उस इनपुट से जनरेट होने वाला उस इनपुट का n के साथ जनरेट होने वाला कोसेट। तो यहाँ पे इनपुट हमारे पास H1 H2 है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो इस इनपुट का n के साथ बनने वाला कोसेट होगा, यानी H1 H2 इंटू n होगा। और यहाँ पे हम H1 H2 इंटू n, तो यहाँ पे चूंकि ये जो एलिमेंट हमें मिला है वो बेसिकली Hn ओवर n का मिला है, और ये Hn ओवर n बेसिकली क्वोशेंट ग्रुप है। और क्वोशेंट ग्रुप के अंदर हम जो ऑपरेशन डिफाइन करते हैं किसी भी क्वोशेंट ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन, वो ये होता है कि ए बी इंटू एच ए एच इंटू बी एच के बराबर होता है। तो H1 H2 इंटू n जो है वो H1n इंटू H2n के बराबर होगा। जो क्वोशेंट जो ग्रुप है उसके ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से हम ये बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे H1n जैसे हमने यहाँ पे लिखा था H1n को फाई ऑफ H1, तो मैं H1n को फाई ऑफ H1 लिख रहा हूँ और H2n को मैं फाई ऑफ H2 लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 की मदद से। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ साबित कर दी कि दो इनपुट्स H1 H2 के कॉम्पोजिशन का जो इमेज था वो बेसिकली उनके इंडिविजुअल इमेजेस के कॉम्पोजिशन के बराबर है। तो यही चीज़ वेरीफाई करती है कि जो मैप है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो इसके बाद जो थर्ड स्टेप हमारा है वो है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का इस्तेमाल। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कहती है, और वो थ्योरम ये था कि इफ phi such that G to G dash be a homomorphism, then G over kernel phi is isomorphic to phi of G। तो ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट है कि कोई भी हमारे पास अगर होमोमॉर्फिज्म है तो जो डोमेन ग्रुप होगा उसका कर्नल के साथ जो क्वोशेंट ग्रुप बनेगा वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा उस मैप या उस होमोमॉर्फिज्म के इमेज के साथ। तो सेम यही चीज़ हम इसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इस रिजल्ट के होल्ड करने के लिए हमारे पास जस्ट एक होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास भी एक मैप है जिसको हम साबित कर चुके हैं कि वो होमोमॉर्फिज्म है। तो इस मैप के लिए भी हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो डोमेन ग्रुप होगा उसका कर्नल के साथ जो क्वोशेंट ग्रुप बनेगा वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए उस मैप के इमेज के साथ या उसके डोमेन ग्रुप के इमेज के साथ। तो फिर इस मैप के लिए हम ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे कि इसका जो डोमेन ग्रुप H है, तो डोमेन ग्रुप यहाँ पे H है, तो इसका कर्नल के साथ यानी कर्नल फाई के साथ जो क्वोशेंट ग्रुप बनेगा वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए डोमेन ग्रुप के फाई इमेज के साथ, यानी फाई इमेज ऑफ डोमेन ग्रुप हमारे पास H है। तो यही रिजल्ट हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। लेकिन यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि वो रिजल्ट हमें मिला नहीं है जो रिजल्ट हम मालूम करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म तो आया है लेकिन किन दो ग्रुप्स के दरमियान आया है, H और कर्नल फाई का जो क्वोशेंट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक हमारे पास आया है फाई ऑफ H के साथ, जबकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो कुछ और है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी है। H ओवर कर्नल फाई होना चाहिए, जबकि ये हमारे पास आ चुका है, जबकि हमारे पास होना चाहिए H ओवर H इंटरसेक्शन N। तो सिंपल ये है कि कर्नल फाई की जगह हमारे पास H इंटरसेक्शन N आना चाहिए। तो एक डेफिशिएंसी ये है, और दूसरी डेफिशिएंसी राइट साइड पे देख लें, यहाँ पे फाई ऑफ H है और यहाँ पे HN ओवर N है। तो फाई ऑफ H की जगह जो है वो HN ओवर N हमारे पास होना चाहिए। और अगर हम ये साबित कर दें कि कर्नल फाई बेसिकली H इंटरसेक्शन N के बराबर है और फाई ऑफ H जो है वो बेसिकली HN ओवर N के बराबर है, तो ये साबित हो जाएगा कि ये जो रिजल्ट है 2 वो बेसिकली इस रिजल्ट को शो करता है। तो इसके लिए हमें साबित करना है कि कर्नल फाई बेसिकली H इंटरसेक्शन N के बराबर है
और फाई ऑफ एच एच एन ओवर एन के बराबर है। तो ये काम मज़ीद हम 2 स्टेप्स में करेंगे। तो उसमें अगले स्टेप को हम नाम या नंबर दे रहे हैं 4। नंबर 4 में हम साबित करेंगे कि फाई ऑफ एच बेसिकली एच एन ओवर एन के इक्वल है। और ये काम हम कैसे कर सकते हैं कि फाई जो एच एन ओवर एन है वो बेसिकली इस मैप का कोडोमेन है। और हमें पता है कि किसी भी मैप का या फंक्शन का कोडोमेन उसके इमेज के बराबर तभी हो सकता है जब वो मैप ऑन टू हो। यानी एक मैप या एक फंक्शन अगर ऑन टू हो तो फिर उसका कोडोमेन उसके इमेज के बराबर होता है। तो सिंपली हमने इस मैप को ऑन टू साबित करना है। ऑन टू साबित होने से हम ये कह सकते हैं कि इस फाई का जो इमेज होगा वो इसके कोडोमेन के इक्वल आएगा। और इसको ऑन टू कैसे साबित करें? कोडोमेन में से हम एक एलिमेंट चूज करेंगे और चूज करने के बाद साबित करेंगे कि वो डोमेन के किसी एलिमेंट का फाई इमेज है। तो इसके लिए हमें पहले चूज करना है एक एलिमेंट एच एन ओवर एन में से। तो हमने एक एलिमेंट लिया है x इस कोडोमेन में से यानी एच एन ओवर एन में से। और पहले हम बात कर चुके हैं कि एच एन ओवर एन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। वो होंगे कोसेट्स जिसका जनरेटिंग एलिमेंट एच एन में से होगा। वो n के साथ एक कोसेट जनरेट करेगा। उस तरह के एलिमेंट्स एच एन ओवर एन के अंदर हैं। तो इसलिए हमने लिखा है दिस इम्प्लॉइज दैट देयर एग्जिस्ट स्मॉल h बिलोंग्स टू, ये हमारे पास है h, small h belongs to h and small n belongs to n such that x is equal to small h into n। यानी वही बात कि ये x जो है वो इस क्वेश्चन ग्रुप का मेंबर है और इस क्वेश्चन ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स कोसेट्स हैं और कोसेट्स वो जिसके जनरेटिंग एलिमेंट्स इस सेट का मेंबर है और इस सेट के अंदर h और n के कॉम्पोजिशन हैं। तो ये मैंने लिया है h और n का कॉम्पोजिशन को मैंने जनरेटिंग एलिमेंट के तौर पे लिया है और n के साथ ये कोसेट बना रहा है। तो ये x जो है वो फिर इस टाइप का एक एलिमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे हम डेफिनेशन 1 यूज करें तो एच एन बेसिकली फाई ऑफ एच के बराबर है। तो इसको मैंने फाई ऑफ एच लिखा है और यहाँ पे मैं रीजन भी दे सकता हूँ बाई 1। यहाँ पे मैंने कोडोमेन में से एक एलिमेंट चूज किया था जिसका नाम रखा था हमने x और हमने साबित कर दिया कि ये जो x है वो इक्वल है फाई इमेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ h का मतलब इसके डोमेन सेट या डोमेन ग्रुप। तो इस मैप के डोमेन ग्रुप के किसी एलिमेंट का फाई इमेज x है, x यानी कोडोमेन का एलिमेंट। तो इससे ये साबित हुआ कि फाई इज ऑन टू, यानी फाई जो है वो ऑन टू है। और फाई ऑन टू होने का क्या मतलब है कि इस फाई का जो इमेज होगा वो कोडोमेन के बराबर होगा। या मैं लिख सकता हूँ दिस फर्दर इम्प्लॉइज फाई ऑफ h मस्ट बी इक्वल टू एच एन ओवर एन। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। तो हमें अब ये साबित करना है कि कर्नल फाई बेसिकली h इंटरसेक्शन n के इक्वल है। इसको मैं 5th स्टेप का नाम देता हूँ जिसमें हमने ये करना है कि कर्नल फाई जो है वो बराबर है h इंटरसेक्शन n के। कर्नल फाई इस मैप का कर्नल है जो कि h का एक सब ग्रुप होगा, बल्कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा और h इंटरसेक्शन n जो है वो भी एक सेट है। अब 2 सेट्स को इक्वल हमने कैसे साबित करना है कि फर्स्ट को हम सेकंड का सबसेट साबित कर दें और सेकंड को हम फर्स्ट का सबसेट साबित कर दें। तो फर्स्ट को सेकंड का सबसेट कैसे साबित करना है? फर्स्ट में से हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करेंगे और साबित करेंगे कि वो सेकंड सेट में से बिलोंग करता है। तो उसके लिए हम ले रहे हैं लेट x बिलोंग्स टू कर्नल फाई, इसमें से मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज किया। तो दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू n। तो यहाँ पे चूंकि x कर्नल फाई है, फाई यानी ये मैप है और इसका कर्नल है, तो इस मैप के कर्नल का क्या मतलब होता है? h के वो तमाम एलिमेंट्स जिनके फाई इमेजेस को डोमेन के आइडेंटिटी के इक्वल हो। और यहाँ पे को डोमेन जो है वो एच एन ओवर एन है और एच एन ओवर एन जो क्वेश्चन ग्रुप है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h के वो कौन से एलिमेंट्स है जिनके फाई इमेजेस n के बराबर हों। तो हमने कहा था कि x जो है वो कर्नल का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर x का फाई इमेज को डोमेन के आइडेंटिटी यानी n के बराबर होना चाहिए। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे। और इसके साथ हम एक और रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो x बेसिकली वो h का मेंबर है। वो इसलिए कि कर्नल इस फाई का कर्नल है, तो कर्नल का मतलब डोमेन के वो एलिमेंट्स हैं जिनके फाई इमेजेस को डोमेन के आइडेंटिटी के इक्वल हों। तो ये कर्नल की डेफिनेशन है। तो कर्नल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा
कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। तो x चूंकि कर्नल का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो h का एक मेंबर है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब हम अगर इक्वेशन 1 यूज करें तो फाई ऑफ h यानी h के किसी भी मेंबर का जो फाई इमेज है वो हमेशा उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट है n के साथ। तो x का जो फाई इमेज होगा वो बेसिकली x का n के साथ बनने वाला कोसेट होगा। दिस इज इक्वल टू n। एम्प्लॉयज लिखते हैं हम। अब देखें कि एक्स एन इज इक्वल टू एन, तो यहाँ पे हम कोसेट की प्रॉपर्टी हमें याद है कि ए एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो ये कोसेट की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है कि जिसके मुताबिक अगर किसी एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट सब ग्रुप के बराबर हो तो समझो कि वो एलिमेंट सब ग्रुप का ही मेंबर है। यानी एक रिजल्ट के ट्रू, एक साइड के ट्रू होने पे दूसरा लाजमी ट्रू होगा और दूसरे के ट्रू होने पे पहला लाजमी ट्रू होगा, क्योंकि ये एक बाई कंडीशनल है। तो बाई कंडीशनल में यही होता है कि एक साइड अगर ट्रू हो तो दूसरी साइड लाजमी ट्रू होती है। तो यहाँ पे हमारे पास देख लें कि x और n से जनरेट होने वाला जो कोसेट है वो n के ही बराबर आ रहा है। तो यानी ए एच इज इक्वल टू एच, ये वाली सिचुएशन है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो जनरेटिंग एलिमेंट होगा वो इसी सब ग्रुप का ही मेंबर होगा। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि x मस्ट बी इक्वल टू n, और आर्गुमेंट में हम यही प्रॉपर्टी दे सकते हैं ए एच इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पे देख ले x के बारे में हमने कहा था कि ये h का मेंबर है, और यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि x जो है वो बेसिकली n का भी मेंबर है। तो जब x h का भी मेंबर है और x n का भी मेंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि x दोनों के इंटरसेक्शन का भी मेंबर होगा, h इंटरसेक्शन n। तो यहाँ पे देखें x कर्नल से हमने एक एलिमेंट चूज किया था आर्बिट्ररी, और हमने साबित कर दिया कि वो h इंटरसेक्शन n से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्नल फाई है वो बेसिकली सबसेट है h इंटरसेक्शन n। इसको हम i का नाम देते हैं। तो असल काम हमने कर्नल फाई और h इंटरसेक्शन n को इक्वल प्रूफ करना है। असल काम हमारा ये है, तो इसके लिए हमने यही करना था कि कर्नल फाई को h इंटरसेक्शन n का सबसेट और h इंटरसेक्शन n को कर्नल का सबसेट साबित करना था। तो एक काम तो हम कर चुके हैं कि कर्नल को हम h इंटरसेक्शन n का सबसेट साबित कर चुके हैं। अब यही काम रिवर्स में करना है, h इंटरसेक्शन n को कर्नल का हमने सबसेट साबित करना। तो उसके लिए भी यही करना होगा, h इंटरसेक्शन n में से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज करेंगे और साबित करेंगे कि वो एलिमेंट कर्नल का मेंबर है। तो उसके लिए इसलिए अब हमने h इंटरसेक्शन n में से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है जिसको हमने y का नाम दिया है। जब y इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि y पहले सेट h से भी बिलोंग कर रहा है और दूसरे सेट n से भी बिलोंग कर रहा है। और जब y n से बिलोंग करता है तो अगेन यही प्रॉपर्टी कि अगर एक एलिमेंट सब ग्रुप से बिलोंग करता है तो उस एलिमेंट और सब ग्रुप से जनरेट होने वाला जो कोसेट होगा वो सब ग्रुप के ही बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि y और n से जनरेट होने वाला जो कोसेट होगा वो n के ही बराबर होगा। यही प्रॉपर्टी है कोसेट की, इसी के तहत अब y चूंकि h का भी मेंबर है और yn इस एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट है, तो ये यानी h के किसी एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट है n के साथ। तो इक्वेशन 1 में देख लें, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी ये देखें यहाँ पे hn यानी h के एलिमेंट का n के साथ जो कोसेट बन रहा है वो बेसिकली फाई ऑफ h है, यानी फाई ऑफ जनरेटिंग एलिमेंट हम इसको लिख सकते हैं कोसेट को। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो yn को फिर हम फाई ऑफ y लिखेंगे, क्योंकि hn को हम फाई ऑफ h लिख रहे हैं तो yn को फाई ऑफ y लिख रहे हैं। तो इज इक्वल टू n, ये एज इट इज, और यहाँ पे हमने रीजन दिया है ये बाई 1 जो डेफिनेशन हमारे पास है 1, इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये लिखा है। तो इसके मुताबिक अब देखें y ऑफ n को हमने फाई ऑफ y लिख दिया इज इक्वल टू n, और n के बारे में हमने शुरू में बताया था कि ये इस मैप का जो कोडोमेन है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये देखें y h का एक ऐसा मेंबर है जिसका फाई इमेज कोडोमेन का आइडेंटिटी है। तो हमें पता है कि किसी भी मैप या किसी भी होमोमॉर्फिज्म में डोमेन के वो एलिमेंट्स यानी डोमेन ग्रुप के वो एलिमेंट्स जिनके फाई इमेजेस को डोमेन के आइडेंटिटी के बराबर हों वो एलिमेंट्स कर्नल के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी देखें y डोमेन ग्रुप का एक एलिमेंट है जिसका फाई इमेज को डोमेन के आइडेंटिटी के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y फिर कर्नल से बिलोंग करेगा, यानी y कर्नल का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे y जो है वो बेसिकली h इंटरसेक्शन n का आर्बिट्ररी एलिमेंट था या उसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट था, और हमने साबित कर दिया कि ये कर्नल से भी बिलोंग करता है। तो इससे ये शो होता है कि h इंटरसेक्शन n का हर एलिमेंट
कर्नल फाई से भी बिलोंग करता है, यानी H इंटरसेक्शन N जो है वो कर्नल फाई का सबसेट है। तो ये इक्वेशन नंबर जो आई है हमारे पास, उसमें हमने साबित कर दिया कि कर्नल फाई H इंटरसेक्शन N का सबसेट, और इक्वेशन डबल आई में हमने साबित कर दिया कि H इंटरसेक्शन N कर्नल फाई का सबसेट, यानी ये एक दूसरे के सबसेट्स हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कर्नल फाई और H इंटरसेक्शन N आपस में सेम है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे सकता हूँ। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो मुझे जो हमारा रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, तो ये ए रिजल्ट हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। और इस काम के लिए हम यहाँ पे ये सेक्शन चूज कर रहे हैं, एक एडिशनल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यूजिंग सबसे पहले 3 and 4 in 2 we get, हमें क्या मिलेगा 2 से, कि 2 में हमारे पास है H ओवर ये कर्नल फाई है, तो हमने साबित कर दिया कि कर्नल फाई बेसिकली H इंटरसेक्शन N के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ H इंटरसेक्शन N कर्नल की जगह। तो ये आइसोमॉर्फिक होगा फाई ऑफ H, और इक्वेशन 3 में हमने साबित कर दिया कि फाई ऑफ H बेसिकली HN ओवर N के बराबर है, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HN ओवर N। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है।